तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑक्सा एसिड्स को ही लेकर। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक बच रहा है, उसको आखिर में डिस्कस करना था। कुछ एक्स्ट्रा एसिड्स के बारे में हमें डिस्कस करना था बेसिकली, और कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑक्सा एसिड्स के बारे में बात कर लें। उससे पहले आ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो से पहले 2 वीडियोस ऑक्सा एसिड्स के ऊपर बन चुके हैं, पहले उसे देखिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको नॉलेजेबल लग रही है बातें, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपके डाउट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। ठीक है, उसे मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली टू डेली मैं एक वीडियो डालता रहता हूँ। बाई चांस कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई वर्कलोड ज़्यादा हो जाए तो तब मैं वीडियो नहीं डाल पाता, वरना बेसिकली रोज डेली एक वीडियो आती रहती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि था ऑक्सा एसिड। ठीक है, ऑक्सा एसिड्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सा एसिड्स पढ़े, जिनका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा। ठीक है, एक दो और एक्स्ट्रा एसिड्स थे जिनकी स्ट्रक्चर बनाना हमें सीखनी थी, जिसमें से एक था थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है? तो आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर पता होगा। H2SO4। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं ऑक्सीजन लगा दूं तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर मैं यहाँ पे सल्फर लगा दूं तो ये हो जाता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थायो आपको पता होगा कि थायो जो वर्ड है वो ज्यादातर सल्फर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो सल्फ्यूरिक एसिड की मुझे स्ट्रक्चर बतानी थी वो थी पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब पायरो सल्फ्यूरस एसिड आपको पता है कि पायरो जो सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, पायरो जो हमारी प्रीफिक्स है वो किस टाइम पे लगती थी? तो पायरो जब लगती थी जब दो एसिड में से H2O एलिमिनेट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड है, और सल्फ्यूरस एसिड हमें पता है क्या होता है, H2SO3 होता है। ठीक है, अब इनमें से दो में से अगर मैं H2O रिमूव करूं, ठीक है, देखो ये जो बात है ये फर्स्ट वीडियो की बात है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप पहले 2 वीडियो देख के आए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं H2 एलिमिनेट करूंगा तो ये हो जाएगा H2S2O5। ठीक है, तो ये है हमारा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, जिसकी बात हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, पहले या सेकंड लेक्चर में, जिसमें भी करी है, बट करी है हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H2S2O5 की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने तुम्हें पायरो में बताया था कि 2 सल्फ्यूरस एसिड बनाओ और उसमें से H2O रिमूव करके उस ऑक्सीजन से जोड़ दो, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड में ऐसा नहीं होता। सल्फ्यूरस एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें एसएस लिंकेज डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा H2S2O, 1 2 5। ठीक है, तो यानी कि पायरोसल्फ्यूरस एसिड के अंदर जो एसएस लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। हमें ये यहाँ पर उस तरीके से नहीं बनाना कि 2 सल्फ्यूरस एसिड बना दिया और उसमें से H2 एलिमिनेट कर दिया, उसकी स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनानी है वो बनानी है पॉली थायनिक एसिड के बारे में, पॉलीथैनिक एसिड। ठीक है, अब पॉलीथैनिक एसिड क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, थायो हम यूज करते हैं सल्फर के लिए, तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की ही कोई बात हो रही होगी। तो पॉलीथैनिक एसिड होता है कुछ ये। ठीक है,
उसके बाद सल्फर के बहुत सारे लिंकेज, देन डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा पॉलीथायनिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई हमारे एसिड्स को लेकर। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीथायनिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगेगा। ठीक है, ये है हमारा पॉलीथायनिक एसिड। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीथायनस एसिड की, तो पॉलीथायनस एसिड होता है कुछ हमारा एक सिंगल डबल बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है, सिंगल ये होता है पॉलीथायनस एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एसिडिक स्ट्रक्चर थे। ठीक है, पॉलीथायनिक में थायनिक में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और थायनस में एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ एक्स्ट्रा एसिड्स थे जिनके स्ट्रक्चर्स हमें आइडिया होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि पॉलीथायनिक एसिड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, या कितने एसएस लिंकेज है वगैरह, इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। ठीक है, सवालों की हम सवाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम लास्ट ईयर के जो भी सवाल हैं हर चैप्टर से, वो लास्ट ईयर के सवाल की बातें भी करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली। एक तो मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें हर चैप्टर की जब सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन हो रही होगी। ठीक है, एनसीईआरटी ही एक्सप्लेनेशन सीरीज हम एक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक सीरीज वो लास्ट ईयर के नीट और आईआईटी के सवाल। ठीक है, आखिरी मतलब लास्ट ईयर के जो भी आए हुए नीट आईआईटी के सवाल होंगे उनकी भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो या फिर आप 12th क्लास में हो, अगर आप 11th क्लास के हो तो आप 11th क्लास के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो उसके लिए आप वो वीडियोस देख सकते हो। भाई जो भी चैप्टर आप अपनी कोचिंग में या कहीं पे भी पढ़ चुके हो तो उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, उसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो कब आ रहा है ये आपको उसी से नोटिफाइड होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जो जनरली आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिएक्शंस में यूज आते ही हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड की, H3PO3। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है हमारा? H3PO3। तो H3PO3 को अगर हम जब हीट करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब हम जानते हैं कि फॉस्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 सॉरी +5, और मिनिमम जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम पॉजिटिव वाली, वो होती है +1। ठीक है, तो जब भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसमें डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन होती है और ये हो जाता है H3PO4 +PH3। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन अभी हमने करी है ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि H3PO3 जो है एक वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। किस तरीके से? देखो, अगर मैं H3PO3 लेता हूं, H3PO3, और इसके साथ अगर मैं Ag
ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा, अगर मैंने यहाँ पे H3PO3 के साथ सिल्वर ऑक्साइड लिया है तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा। जाहिर सी बात है कि ये जो फॉस्फोरस एसिड है ये सिल्वर ऑक्साइड का क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा, H3PO4, और यहाँ से हमें प्योर सिल्वर ऑब्टेन होगा, प्योर सिल्वर ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, H3PO3 एक क्या है, बहुत अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि रिड्यूसिंग ऑर्डर जो फास्फोरस के हमने एसिड पढ़े हैं, जैसे कौन कौन से एसिड पढ़े, H3PO2, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है H3PO3, उसके बाद हमने पढ़ा H3PO4। ठीक है, तो इन एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ठीक है, इसका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर, रिड्यूसिंग ऑर्डर, तो रिड्यूसिंग ऑर्डर जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा कि H3PO3 जो है वो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर उसके बाद H3PO3, फिर उसके बाद H3PO4, क्योंकि H3PO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +1 है, यानी कि ये और ऑक्सीजन ले सकता है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है। ठीक है, इससे ज्यादा ये रिड्यूस हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन लेगा ही, ऑक्सीजन लेगा ही नहीं सामने वाले से, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कहानी है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की आ रही है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो यानी कि ये सामने वाले का रिडक्शन कर रहा हो, यानी कि सामने वाले के ऑक्सीजन को ले रहा हो। अभी सामने वाले का रिडक्शन कैसे होगा, जब सामने वाला जो भी एक्स एलिमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे ये H3PO4 है, इधर देखो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे Ag2O था, ठीक है, इसका ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और वो कर कौन रहा है, H3PO3, तो ये एक बेटर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सामने वाले का एजेंट क्या करता है, सामने वाले का हमारा काम करके देता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि सामने वाले का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात करी गई है। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर हम H3PO3 की बात कर रहे थे, अगर हम नाइट्रस एसिड की बात करें यानी कि HNO2, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर HNO2 की बात करूँ, ठीक है, HNO2 को अगर हम हीट करेंगे तो इसमें भी कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब अगर HNO2 की बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +4, एक ये +3, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड और साथ में NO। ठीक है, तो यहाँ पे HNO3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +5। ठीक है, +5, और यहाँ पे ये हो गई है +3। हरिवासन में जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +5 और साथ में -3। हरिवासन में मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +2 होगा यहाँ पे, सॉरी +2। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रिड्यूसिंग नेचर की। ठीक है, कि जब भी हम फॉस्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, और यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन हो रही है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि
जब हम फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो हेडिंग डाल देना हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और उसके आगे हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो H3PO4 ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ठीक है। तो देखो तीन अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं, तीन अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 300 के ऊपर, ठीक है, 300 नहीं, 300 के ऊपर, ठीक है, 350 के आसपास ले लेना, ठीक है, 315 या 325 के आसपास ले लेना, ठीक है, मैं 300 के ऊपर ही मान के चलते हैं। और लास्ट जो है वो डबल 600 के आसपास, ठीक है। तो इन तीन अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो हमारे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो देखो जब हम 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। यहां से सुनना, फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, जो ये फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है ये × 2 होता है, ठीक है। और याद करो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, H6 यानी कि 2 रिमूव हो गया, H4P2O7, ठीक है। ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हम इसको हीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर उसमें से H2 रिमूव करके पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, ठीक है। अब इसके नाम मैं वापस से नहीं लिख रहा, क्लियर है। आप पहला वीडियो देखें, उसमें नोमेनक्लेचर वगैरह सारे कंसेप्ट सीखें, ठीक है, क्योंकि सारा खेल जो है वो कंसेप्ट्स का ही है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जब हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले क्या हो रहा था कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर उसमें से H2O रिमूव हो रहा था। अब इस केस में क्या हो रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पे कि एक जो H2O का मॉलिक्यूल है, सॉरी एक जो फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें से ही H2O रिमूव हो रहा है। तो याद करो जब एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव हो रहा था तो कौन सा एसिड बनता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3, ठीक है। तो यानी कि जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब हम इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो भाई साहब जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं सबके सब उड़ जाते हैं, ठीक है, सबके सब उड़ जाते हैं। और लास्ट में जो बचता है वो P2O5 बचता है, ठीक है, P2O5 यानी कि फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड। आ रही बात समझ में। तो ये थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जब हम फॉस्फोरिक एसिड को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। जब हम 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव, दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उसमें से H2O रिमूव कर देते हैं, जिसको हम पायरो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। जब उसमें 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर जो है फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड बनने लगता है, ठीक है। यानी कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जितने मैक्सिमम पॉसिबल H2O है वो रिमूव हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये था कुछ और हमारी बातें, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी और भी कर रहे हैं, तब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। ओके, तो आगे जो अब हमें बात करनी है वो करनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड में देखें
देखो H3BO3 होता है बोरिक एसिड, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, कब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मेटाबोरिक एसिड देखने को मिलता है HbO2, ठीक है। ये क्या है, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या था, बोरिक एसिड। वैसे ये नाम मुझे लिखने तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी, ठीक है, कुछ सियाने होते हैं जो डायरेक्ट जो वीडियो हाथ लग जाए उसी को देखने लगते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इस मेटाबोरिक एसिड को और ज्यादा हीट करते हैं तो हमें बोरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है। कौन सा ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है, B2O3। ये हो गया, या तो इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, और बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोरोन और बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है, बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। और ये बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना कि बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड बोरिक एनहाइड्राइड को ही बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है। इससे पहले हमने फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था, ये बोरिक एसिड का पढ़ा है। उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाया था जो था SO3, ठीक है। अब थोड़ी बहुत SO3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो SO3 है वो नेचर में ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब साइक्लिक ट्राइमर किस तरीके से होता है, तो SO3 होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो ये होता कैसा है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, तो ये होता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बनाया है जिसका साइक्लिक ट्राइमर जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमें बनाना है मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोई भी नंबर डाल दो आप, मैं नंबर डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद मुझे बनाना है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब मेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता था, फॉस्फोरिक एसिड में से H2O रिमूव करने से, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4, ठीक है। इसमें से जैसे ही हम H2O रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, HPO3। ये हो गया हमारा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मुझे पता है ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट रिकॉल हो, ठीक है, आपको पता चले कि ये चीजें मुझे याद नहीं कर रखा हूँ, याद करके नहीं बैठा हूँ, कंसेप्ट को ध्यान में रख के बैठा हूँ, ठीक है। और आपको भी अगर वो कंसेप्ट देखने हैं तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब ये जो मेटा फॉस्फोरिक एसिड है ये भी ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके फॉर्म में, ट्राइमर के फॉर्म में, और ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Ni3, और पॉलीमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी, एक तो साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में, ठीक है, और पॉलीमरिक फॉर्म में, ठीक है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में और पॉलीमरिक फॉर्म में, ठीक है। दिखाई दे रहा है, चलो आई थिंक ट्राइमर वाला पार्ट थोड़ा सा कट गया लेकिन फिर भी सुनाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो वो मैंने साइक्लिक ट्राइमर लिखा है और नीचे पॉलीमर लिखा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमने मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाया है
मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। अब देखो फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अब देखो अगर मैं इसको ट्राइमर के फॉर्म में लिखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है H3P3O9, ठीक है। यानी कि P तो 3 है, O कितने हैं 9, 3 हो गए, 4 5 6, ठीक है। और 3 और बच रहे हैं, ठीक है, 3 और बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं। तो ये OH, ये OH और ये OH, ठीक है। तो ये हो गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद पॉलीमेरिक फॉर्म वाले की स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो देखो फॉस्फोरस, ये HPO3, ये OH, ठीक है, HPO3 है और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और है, ठीक है। ये अब इधर देखो, तो जो हमारा अगला टॉपिक है उससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे एग्जाम लेवल हो, मतलब कंपटीशन लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, ठीक है। तो वो है एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर ऑफ ऑक्सा एसिड, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर ऑफ ऑक्सा एसिड। तो देखो मेरा सवाल कहने का मतलब है क्या, तो अगर मैं सवाल की बात करूं तो HClO4, HClO3, HClO2 और HCl, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको एसिड्स दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एसिड दे रखे हैं। अब HClO4, HClO3, HClO2 है और HClO है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्लोरिक एसिड है, क्लोरस एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है। सॉरी, ये परक्लोरिक एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है और ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है। क्लोरीन के लिए हमने अलग से जो है वो कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +3 और यहाँ पे है +1, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, वो स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से आएगी। यानी HClO4 जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर HClO3 होगा, HClO2 होगा, लास्ट में HClO होगा, ठीक है।
सिमिलरली ये तो बात होगी कि सारे क्लोरीन 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 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एलिमेंट ही चेंज हो जाए, जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो H3BO3, ठीक है, H2CO3 और HNO3, तो इस केस में आप ऑक्सो एसिड्स जो सारे के सारे ऑक्सो एसिड है। अब इस केस में कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये कैसे पता चलेगा? तो इस केस में जो अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो मैक्सिमम ये हो सकती है, इसकी +4 है, मैक्सिमम ये हो सकती है, इसकी +5 है, ठीक है, मैक्सिमम यही हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको स्पेस पे नहीं देखनी, आपको देखनी है किसके बेस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हरी बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी वो हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ के तरीके, ठीक है। ज्यादातर आपको यही 2 पॉइंट काम आएंगे, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ सॉरी ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और दूसरी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। मैं इनके रीजन भी बताता कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है, लेकिन ये बात मैं किसी और वीडियो में या फिर आप कमेंट करो तब मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों हो जाती है, ठीक है। ये भी एक सवाल है भाई, ये बात क्यों याद करें कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बनती है, इसका रीजन भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो एक्सप्लेन मैं तब करूंगा जब आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ठीक है। वैसे भी मेन रीजन ये है कि मेरी फोन की बैटरी लो हो रही है, वरना मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन फिर भी आप जब तक कमेंट करके नहीं पूछोगे तब तक मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं, मेरी तरफ से भी ऐसे पढ़ लो, कमेंट्स करो तो जवाब मिलेगा।